असलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जोलॉजी बी का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे और इसमें हमने प्रोटिस्ट फाइलम को डिस्कस करना है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि पहले जो है वो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसको हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसमें प्रोटिस्टा भी इंक्लूड था। ठीक है। अब जो प्रोटिस्टा है इसको हम किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर तमाम वो फाइलम्स आते हैं जिसको हमने बाकी फाइलम से निकाल के इसमें रखा है। तो इसलिए एक्सक्लूजन इसको कहा जाता है, किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है। अब इस प्रोटिस्टा के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है। वैरायटी इन द सेंस के इसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं, इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी हैं और इसके अलावा इसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हम फंजाई एल्गी कहते हैं। और जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं वो कुछ स्लाइम मोल्ड्स होते हैं और कुछ वाटर मोल्ड हैं जो कि प्रोटिस्टा फाइलम के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है। अब पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है किंगडम प्रोटिस्टा का वो क्या है। कि साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया और ये कहा जाता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जब हम स्टडी करें तो उसका जो कैम्ब्रियन पीरियड है जो कि 550 मिलियन ईयर अगो है इवॉल्व हुआ था, तब ये प्रोटिस्टा भी उस पीरियड में प्रेजेंट थे। ठीक है। दूसरी बात हमने कल की थी डोमेन की। डोमेन में हमने तीन डोमेन्स पढ़ी थी, एक आर्किया डोमेन थी, दूसरी हमारे पास यू बिक्टेरिया और तीसरी यूकेरिया बिक्टेर थी डोमेन थी। जो यूकेरिया डोमेन थी वो उसमें क्या आते थे, यूकैरियोट्स आते थे। ठीक है। लेकिन जो आर्किया बैक्टीरिया है ये एंशियंट थी और इस आर्किया डोमेन से ही प्रोटिस्टा जो है वो इवॉल्व हुए हैं और इनकी एवोल्यूशन एक एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस के जरिए हुई है। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस होता क्या है एक्चुअली, इस हाइपोथेसिस में एक बड़ा बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया छोटे बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेता है। अब बजाय इसके कि वो इसको इनगल्फ करे वो उसको स्टेबलाइज करके रखता है। जैसे हम कहें कि जो पहले बैक्टीरिया बड़ा था, जाहिर है प्रोकैरियोट ही सबसे पहले इवॉल्व हुए थे और उस वक्त इन्वायरमेंट के अंदर फूड की डेफिशिएंसी हो गई थी तो बैक्टीरिया ने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया था। तो जो एक बड़ा बैक्टीरिया उसने छोटे बैक्टीरिया को खाया लेकिन उसको उसने इनगल्फ नहीं किया, उसने उसको स्टेबलाइज करके रखा। अब जो छोटा बैक्टीरिया था एक्चुअली वो क्या कर सकता था, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता था। इस तरह से क्लोरोफिल की एवोल्यूशन हुई और कुछ इसी तरह से उसने एक और बैक्टीरिया को इनगल्फ किया जैसे कि जो कि अपनी फूड को खुद ब्रेक कर सकता था। क्योंकि बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो अपनी फूड नहीं बनाते और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुई जो कि अपनी फूड को ब्रेक कर रही थी। तो इस बड़े बैक्टीरिया को दोनों से फायदा हुआ तो ये सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल में रहना शुरू कर दिया इन्होंने, मतलब ये कि एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहना शुरू कर दिया। तो इसी एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस के जरिए जो आर्किया डोमेन है वहां से प्रोटिस्टा फाइलम की एवोल्यूशन हुई है। और अगर हम इसकी टेक्सोनोमी की बात करें, टेक्सोनोमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स की। तो प्रोटिस्टा की जो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 7 से 45 फाइलम्स आते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टडी ये कहा जाता है कि फाइलम जो प्रोटिस्टा है ये पॉलीफाइलेटिक लीनियज है, यानी कि इसमें जो सिमिलैरिटी तो है ऑर्गेनिज्म के बीच में लेकिन उनके इंसेस्टर क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये पॉलीफाइलेटिक लीनियज में फॉल करता है। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद जो एवोल्यूशन हुई है दे आर सॉरी, पहले बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया से प्रोटिस्टा की एवोल्यूशन हुई है। और इसी तरह से एनिमिलिया है, एनिमल्स में हमारे पास ये है पोरीफेरा है, निमाटोडा, बाकी अदर्स हैं। और इसको फर्दर प्रोटियोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स में डिवाइड किया गया है। और प्रोटियोस्टोम्स ऐसा ग्रुप होता है जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनेगा तो वो प्रोटियोस्टोम्स होंगे, अगर ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा तो इट विल बी ड्यूट्रोस्टोम्स। ये तमाम फाइलम्स हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पे बताने का पर्पस ये है कि बैक्टीरिया से सबसे पहले एवोल्यूशन हुई है प्रोटिस्टा की। उसके
इसके बाद हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को अगर हम डिस्कस करें, तो एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। अब जो कुछ प्रोटोजोन्स हैं ये कॉलोनियल होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं, और कुछ जो हैं ये मल्टी सेलुलर भी हैं। ठीक है। अब इसको हम जो कॉलोनियल है एक्चुअली हैं तो वो यूनिसेलुलर ही, लेकिन उसको मतलब ऐसे लग रहा होता है कि ये भी मल्टी सेलुलर ही हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है। दूसरी बात ये कि जो कॉलोनियल हैं वो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि वो अलग ऑर्गेनिज्म है। तो वो चाहे एक साथ रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर रिलाय नहीं करते। तो प्रोटोजोन्स की डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ आप कह सकते हो कि कॉलोनियल भी है, यूनिसेलुलर भी है, और मल्टी सेलुलर लाइफस्टाइल भी है उसमें। अब अगर हम इनकी होम्योस्टेसिस की बात करें कि ये अपने होम्योस्टेसिस को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, एक्चुअली होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन, और इंटरनल बॉडी कंडीशन में तमाम चीजें आ जाती हैं। अब उसमें अगर हम इन होम्योस्टेसिस में सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको एक प्रोटोजोन नजर आ रहा है, और ये है उसके बाहर वाली स्ट्रक्चर जहाँ पे सीलिया अटैच्ड है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम कहते हैं ये पेलिकल है। दिस इज पेलिकल। ठीक है। और पेलिकल का काम होता है ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करना और इसकी शेप को मेंटेन करना। ठीक है। उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म जो है ये दो रीजन्स में इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। एक वो साइटोप्लाज्म का पोर्शन है जो पेलिकल से नीचे है, उसको हम कहेंगे ये एक्टोसाइटोप्लाज्म है। और ये क्लियर और फिम होता है। और एक वो साइटोप्लाज्म है जो पेलिकल से अंदर है, उसको हम एंडोसाइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है। और ये ग्रेन्युलर होता है और उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब अगर हम इसकी ओस्मो रेगुलेशन की बात करें, ओस्मो का मतलब है यहाँ पे साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन जो प्रोटोजोन्स हैं वो अपनी बॉडी में कैसे मेंटेन करते हैं। तो कुछ प्रोटोजोन्स जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में होते हैं। जाहिर सी बात है अगर मेरीन इन्वायरमेंट है तो वहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। लेकिन इन प्रोटोजोआ में क्या होता है कि जो साल्ट इनकी बॉडी में है और इनके इन्वायरमेंट में है वो दोनों आइसोटोनिक होते हैं, इसलिए मेरीन प्रोटोजोन्स को ओस्मोरेगुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आइसोटोनिक होते हैं। जबकि जो फ्रेश वाटर हैं उनके बाहर जो इन्वायरमेंट है वहां पे वाटर ज्यादा, साल्ट कम है, और बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसलिए इनके पास कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो वैक्यूल्स हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स ही इसकी ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी इंजेक्शन और फूड की बात करें तो जो बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। कुछ जो हैं ये पूरे के पूरे प्रे को या फूड के पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अगर ये सॉलिड पार्टिकल है इट विल बी फैगोसाइटोसिस। ठीक है। साइटोसिस का मतलब होता है मूवमेंट, और एंडो का मतलब है कि अगर इनसाइड मूवमेंट हो रही है, और फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल इंजेस्ट किया जा रहा है तो वो फैगोसाइटोसिस होगी। अब होता क्या है कि जब ये फैगोसाइटोसिस फूड पार्टिकल फूड अंदर जाएगा तो लाइसोसोम एंजाइम जो है इसके साथ फ्यूज करेंगे, और लाइसोजाइम एंजाइम के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसके फूड के पार्टिकल को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है और तमाम सेल के कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अगेन क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो साइटोफेजी के जरिए बाहर चला जाता है। कीप इन माइंड कि अगर ये फूड अंदर की तरफ जा रही है तो ये साइटोफेरेंस या गुलेट के जरिए जाएगा, और अगर बाहर की तरफ जा रही है तो ये साइटोफेजी के जरिए बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इनकी और बात करें कि इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ये हम प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तो इसका जो मोड है वो बडिंग है, यानी कि आउटग्रोथ बनती है, फिर ये आउटग्रोथ बॉडी से सेपरेट आउट हो जाती है और एक सिमिलर वैसा ही ऑर्गेनिज्म बनाती है जैसा कि ओरिजिनल होता है। या फिर ये बाइनरी फिशन के जरिए भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि दो एक सेल है इस ये पहले दो सेल्स में डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पे पहले कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी का मतलब होता है न्यूक्लियस की डिवीजन। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोगेमी होगी, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो बाइनरी फिशन मतलब एक बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है तो इसको हम बाइनरी फिशन कहेंगे।
तीसरा जो इसमें होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, और जो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कॉन्जुगेशन के जरिए होती है। कॉन्जुगेशन में मतलब ये कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि दो न्यूक्लियस है इसके पास। एक न्यूक्लियस है माइक्रो न्यूक्लियस और एक है मैक्रो न्यूक्लियस। ये दोनों जो सेल्स हैं दे कम क्लोज टू ईच अदर, और इनके साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पे सेल्स फ्यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अब अगर हम इनकी सिम्बायोटिक जो इनकी लाइफस्टाइल की बात करें तो सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल है, यानी कि एक दो ऑर्गेनिज्म का आपस में एसोसिएशन होता है। ये पैरासिटिक भी हो सकता है, कोमेंसलिज्म भी हो सकता है, और म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, पैरासाइटिज्म का मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएशन में हैं, जिसमें से जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है, बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ होगी। अब इस पैरासिटिक में एक भी उसका होस्ट हो सकता है और एक से ज्यादा भी होस्ट हो सकते हैं। अब अगर इसका डेफिनेट होस्ट है तो इसका मतलब है वहां पे जाके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और अगर इसका इनडेफिनेट होस्ट है तो वहां पे जाके ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है। उसके बाद है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और दूसरे को ना तो कोई फायदा हो रहा होता है और ना ही कोई नुकसान हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है इसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएशन में रहते हैं और दोनों को ही एक दूसरे से एडवांटेज हो रहा होता है। तो जो प्रोटोजोन्स हैं, कुछ प्रोटोजोन्स पैरासिटिक हैं, कुछ कोमेंसलिज्म के मोड में रहते हैं, कुछ म्यूचुअलिस्टिक मोड में रहते हैं। अब अगर हम इनके टेक्सोनोमी की बात करें, टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है? टेक्सोनोमी का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की हमने क्लासिफिकेशन की है, ऑर्गेनिजम्स की हमने ग्रुपिंग की है। अब डिफरेंट जो साइंटिस्ट जो कि प्रोटोजोन्स को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटोजोलॉजिस्ट। इन्होंने प्रोटोजोआ को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया, और ये क्लासिफिकेशन उनकी न्यूक्लियस की टाइप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन की बेस पे किया गया। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट फाइलम्स हैं। फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, फाइलम लेब्रिंथोमॉर्फा, फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा, फाइलम माइक्रोस्पोरा, फाइलम एसिटोस्पोरा, फाइलम मैक्सोस्पोरा, फाइलम सीडियोफोरा। ये तमाम जो फाइलम्स हैं ये तमाम हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला फाइलम है फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है सार्को, दूसरा है मेस्टिगो, और फोरा का मतलब होता है बेयर करना। मेस्टिगोफोरा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, और सार्कोडीना में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिसके पास सूडोपोडिया है। यानी कि आप ये कह सकते हो फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है और सब फाइलम मेस्टिगोफोरा और सब फाइलम सार्कोडीना है। सबसे पहले हम देखेंगे मेस्टिगोफोरा फाइलम क्या है। अब जो सब फाइलम मेस्टिगोफोरा है इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दूसरा इसमें मूवमेंट या तो विप लाइक होती है या हेलिकल होती है। अब फर्दर इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक है मेस्टिगोफोरा और दूसरी फाइटोमेस्टिगोफोरा, और दूसरी है जू मेस्टिगोफोरा। नाम से आपको पता चल रहा है फाइटोमेस्टिगोफोरा, तो इसका मतलब है इसमें क्लोरोफिल है, यानी कि फाइटो प्लांट से रिलेटेड है। और प्लांट में जो स्पेशल करेक्टर होता है वो यही होता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइटोमेस्टिगोफोरा में जो मेंबर्स हैं उनके पास फ्लेजाला प्रेजेंट होता है, इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और फ्लेजाला तो है ही है। अब जो डाइनोफ्लैजिलेट है, डाइनो का मतलब होता है टू, फ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजाला इसके पास प्रेजेंट है, और ये मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। मेरीन इन्वायरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये मेरीन एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ इसके पास दो फ्लैजाला है। जो एक फ्लैजाला है ये बॉडी, पूरी बॉडी को रैप करती है, और जो दूसरा फ्लैजाला है उसको ट्रेलिंग फ्लैजाला कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म को फॉरवर्ड पुल करने में हेल्प करती है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसका ब्राउन कलर नजर आ रहा है। अब ये जो इसका ब्राउन कलर है एक्चुअली इसके अंदर जेंथोफिल पिगमेंट होता है, ये जेंथोफिल पिगमेंट इसको ब्राउन कलर देती है। दूसरी बात ये कि ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये टॉक्सिक भी हैं, टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, और ये रेड टाइड कॉज करते हैं। जो रेड सी है उसका नाम रेड सी इसी वजह से पड़ा है कि वहां पे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं और ये बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं जो कि इक्वेटिक लाइफ लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, तो इसलिए रेड सी जो है
इसका नेम डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से है। अब जो अगला फाइटोमेस्टिगोफोरा है, इट इज यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये फ्रेश वाटर है, जब हमने पीछे वाला डिस्कस किया वो मेरीन था, ठीक है। अब यूग्लिना फ्रेश वाटर है और इसमें बी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो यूग्लिनाइड है ये फूड की एब्जॉर्प्शन करते हैं ड्यूरिंग डार्कनेस, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा वो हिट्रोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। अब जो यूग्लिना है ये लाइट की तरफ मूव करता है क्योंकि इसके पास स्टिग्मा होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके पास आई स्पॉट्स हैं जो कि स्टिग्मा है, और ये स्टिग्मा इसको इनेबल करता है कि वो लाइट की तरफ मूव कर सके। तो लाइट की तरफ लाइट इंटेंसिटीज बताती हैं कि इसने कहाँ पे मूव करना है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा ये मूव करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो यूग्लिना है इसका फ्लैजेला हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और ये बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। इसके पास कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, यूग्लिना में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। तीसरा जो फाइटोमेस्टिगोफोरा है इट इज वॉल्वेक्स। जो वॉल्वेक्स है ये कॉलोनियल है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक कॉलोनी है सेल्स की, और एक कॉलोनी में मैक्सिमम 50 सेल्स होते हैं, मिनिमम कह सकते हो आप 50 सेल्स होते हैं। 50,000 सेल्स मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। अगर हम एक सेल को बाहर निकाल के देखें तो एक सेल के पास दो फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ज्यादातर स्प्रिंग और समर में होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऑटम में होती है। कुछ इसकी स्पीशीज डाइओशियस हैं, यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और कुछ इसकी स्पीशीज जो है वो मोनोशियस हैं, यानी कि मेल सेक्सेस सेपरेट है और फीमेल सेक्सेस इसमें सेपरेट होता है। उसके बाद है जू मस्टिगोफोरा। जू मस्टिगोफोरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जाहिर है यहाँ नाम से पता चल रहा है कि ये हिट्रोट्रॉफिक है, इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, एनिमल लाइक है। तो ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है, हिट्रोट्रॉफिक है, इनके पास बी फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें ज्यादातर जो है ये पैरासिटिक होते हैं, और इसके एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा। अब इस ट्राइपेनोसोमा की डिफरेंट स्पीशीज हैं, तीन स्पीशीज मेजर हैं यहाँ पे। जो एक स्पीशी यहाँ पे जो पर्पल में आपको नजर आ रही है ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई, ये नॉन ह्यूमन मैमल में की पैरासिटिक है, मतलब ये आप कह सकते हो कि मैमल है लेकिन वो ह्यूमन नहीं होगा। वहां पे ये डिजीज कॉज करती है, और ये ज्यादातर डिजीज कॉज करती है अफ्रीका में। और इसके अलावा जो टीबी गैम्बियंस और डोडोसियंस है दे आल्सो कॉज डिजीज, बट ये डिजीज कॉज करती हैं ह्यूमंस के अंदर। और जो सीसी फ्लाई है ये सीसी फ्लाई इस को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रही होती है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले जो सीसी फ्लाई है वो एक ह्यूमन को बाइट करेगा जो कि क्या है, इन्फेक्टेड है, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म में पहले से ही प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। सीसी फ्लाई उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम इस साइकिल में देखें तो ये है हमारे पास फ्लाई। अब ये जो फ्लाई है इसने ऑलरेडी पहले ही इसने एक बाइट किया है इन्फेक्टेड पर्सन को। अब उस इन्फेक्टेड पर्सन का ये ब्लड सक करेगा, और ब्लड सक करने के साथ ही ट्राइपेनोसोमा भी उसकी गट में आ जाएगा। अब फ्लाई की गट में जो ट्राइपेनोसोमा है ये 10 दिन तक रहेगा, और वहां जो है अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर्स बनाएगा। मैक्सिमम ये 15 से 35 दिन लगाता है अपनी बॉडी के फॉर्म बनाने में। जब ये फ्लाई जो है ये पहले इसकी बॉडी में ब्लड में रहेगा, उसके बाद इसकी स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ट्राइपेनोसोमा आ जाता है। अब ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है इसके अंदर आ गया अब ट्राइपेनोसोमा। अब अगेन ये क्या करेगा, अब ये एक हेल्दी पर्सन को अफेक्ट करेगा, उसको बाइट करेगा। तो अब जब हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो इसके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर जो ट्राइपेनोसोमा है ये हेल्दी पर्सन के अंदर भी चले जाएंगे, ठीक है। अब ये हेल्दी पर्सन के अंदर गए हैं, और ये हेल्दी पर्सन की ब्लड लिम्फ को, सेप्लीन को, नर्वस सिस्टम को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अफेक्ट करता है, और उस पर्सन में ये अपैथी कॉज करता है, यानी कि अपैथी का मतलब होता है बोलना बंद कर देता है वो इंसान, मेंटल डलनेस कॉज करता है, और उसमें कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिजीजेस कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि नॉन ह्यूमन है, और कुछ ऐसी हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर ही डिजीज कॉज करती हैं। तो जो आप कह सकते हो प्लाज्मोडियम है,
जो हमारे पास ट्राइपैनोसोमा है, ये हमारे पास ज़ूमास्टिगोफोरा है, और इसकी ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रही है? सीसी फ्लाई से। और ये डिजीज कौन सी काज कर रहा है? ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज कर रहा है। उसके बाद जो अगली क्लास है, इट इज सार्कोडीना, और सब फाइलम सार्कोडीना है, जो कि सार्कोमास्टिगोफोरा का मेजर फाइलम था, और सार्कोडीना उसका सब फाइलम है। अब सार्कोडीना में जो मेंबर्स हैं वो ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास सूडोपोडिया प्रेजेंट है। अब जो सूडोपोडिया ना, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कुछ है लोबोपोडिया। लोबोपोडिया का मतलब है लिटिल फुट प्रेजेंट होगा। फिलोपोडिया का मतलब है कि थ्रेड लाइक उसका सूडोपोडिया होगा। रेटिकुलोपोडिया का मतलब है नेट लाइक उसका सूडोपोडिया होगा। एक्सोपोडिया का मतलब है एक्सेल लाइक सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा। मेजरली इस क्लास को दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। शेल्ड अमेबा हैं कुछ, सॉरी शेल्ड सार्कोडीना है, और कुछ जो है वो शेल्ड नॉन शेल्ड है। अब जो इसकी सुपर क्लास है वो राइजोपोडा है। राइजोपोडा में जो शेल्ड है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो नॉन शेल्ड है इट इज अमेबा। जैसे कि ये अमेबा के बाहर आपको कोई भी इस तरह का शेल नजर नहीं आ रहा। और जो अमेबा है ये सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है, ठीक है। इसके पास कोई शेल प्रेजेंट नहीं है। जबकि अगर हम शेल्ड की बात करें तो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये है आर्सीला की, और ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। इसका शेल प्रोटीन का बना होता है, और ये डोम शेप है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है इस तरीके से, तो ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके बाद है डिफ्लोजिया। डिफ्लोजिया भी फ्रेश वाटर है, और दूसरी बात ये कि ये भी शेल्ड है, और इसका शेल मिनरल से बना होता है। कुछ अमेबा ऐसे हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं, उनमें से एक है एंड अमेबा हिस्टोलाइटिका। एंड अमेबा हिस्टोलाइटिका ह्यूमंस के अंदर डाइसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। और ये ह्यूमन की बॉडी में इंटेस्टाइन को ज्यादातर अफेक्ट करता है, और वहां पे स्टार्च और म्यूकॉइड सेक्रीशंस के ऊपर फीड करता है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको डिफ्लोजिया नजर आ रहा है। उसके बाद है एक्टिनोपोडा। एक्टिनोपोडा जो सब फाइलम है, इसमें भी डिफरेंट इसकी क्लासेस हैं, फोरामेनिफेरेंस, हेलियोजोन्स और रेडियोलेरियंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फोरामेनिफेरेंस है, ये एक्चुअली इसको हम कॉमनली फोरेटस भी कहते हैं। ये प्रीमेरिली मेरीन ग्रुप है। प्रीमेरिली मतलब कंप्लीटली ये मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। और इनका सूडोपोडिया जो है वो रेटिकुलोपोडिया होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का इनका शेल होता है, ठीक है। और ये व्हाइट क्लिफ ऑफ डॉवर्स बनाते हैं, यानी कि ये लाइंस बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। और जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इसको यूज करते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। ड्यूरिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन ये जियोलॉजिकल स्ट्रेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फोरामेनिफेरन को। उसके बाद है हेलियोजोन्स। हेलियोजोन्स इक्वेटिक हैं, ठीक है। ये प्लैंक्टन्स पे भी फीड कर सकते हैं, और दे में भी प्लैंक्टन्स या फिर ये स्टार्क के साथ अटैच्ड होते हैं। ये नेकेड होते हैं, इनके बाहर कोई शेल प्रेजेंट नहीं होता। और टेस्ट जो हैं इसकी फॉर एक्सोपोडा, मतलब ये कि यहाँ पे आपको हेलियोजोन्स नजर आ रहा है, ये इसके बाहर की तरफ ब्रिस्टल्स नजर आ रही होती हैं, तो ये एक्सियल है, और बाहर की तरफ इसकी ब्रिस्टल्स होती हैं, इसलिए हम इसको हेलियोजोन्स कहते हैं। उसके बाद रेडियोलेरियंस। ये मेरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। ये प्लैंक्टन्स हैं, ये लार्ज होते हैं, और कुछ इसके कॉलोनियल होते हैं, और इनके बाहर भी शेल होता है, और ये शेल सिलिका का बना होता है, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर पीपीएससी एग्जाम, फॉर एनी एफपीएससी एग्जाम, कि ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल जो है वो रेडियोलेरियन है। और फोरामेनिफेरन जो है ये व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर्स इंग्लैंड में बनाता है। लाइमस्टोन इससे बनाए जाते हैं, और ये फूड चेन में भी हेल्प कर रहा होता है। और रेडियोलेरियंस जो है ये अर्लीस्ट फॉसिल हैं यूकैरियोट का। उसके बाद है अगला फाइलम है लेब्रिंथोमॉर्फा। और लेब्रिंथोमॉर्फा को लेब्रिंथोमॉर्फा इसलिए कहा जाता है कि इसमें स्पिंडल शेप्ड नॉन अमीबाइड और वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये कुछ मेंबर्स इसके मेरीन होते हैं, ये सेप्रोफिटिक भी होता है, और सम टाइम ये पैरासिटिक होता है। और ये पैरासिटिक किसका होता है? ग्रास का, एल्गी का। और इसने बहुत सारी डेथ भी कॉज किया डक की, क्योंकि ये पैरासिटिक है, इसने सारी ग्रास को खत्म कर दिया, और वो डक जो इस ग्रास के ऊपर फीड करती थी उसकी भी अल्टीमेटली मोर्टेलिटी हो गई इसकी वजह से। उसके बाद है एपिकॉम्प्लेक्सा। एपिकॉम्प्लेक्सा के तमाम मेंबर्स पैरासिटिक हैं, ठीक है। इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है,
ओके। और इनके पास कोई सीलिया नहीं होता, कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। ये सीलिया और फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इनके पास प्रेजेंट नहीं होते। अब इनकी लाइफस्टाइल की बात करें तो इसमें एक सुपर क्लास है, वो है स्पोरोजोआ। अब जो स्पोरोजोआ है ये एक्चुअली स्पोर्स बनाती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, ठीक है। और इसके इसके जो कुछ मेंबर्स हैं वो प्लाज्मोडियम है, कुकेडियंस हैं, जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अगर हम इसकी लाइफस्टाइल की बात करें ना, तो इसको हम तीन ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया। सबसे पहला है मीरोगैमी, यानी या फिर आप कह सकते हो शीजोगैमी। ये पहले शिजोगैमी करता है, उसके बाद इसमें गेमिटोगैमी होती है, ठीक है। गेमिटोगैमी होगी, उसके बाद इसके अंदर स्पोरोगैमी होगी। तो तीन स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया। शाइजोगैमी, गेमिटोगैमी और स्पोरोगैमी। जो शाइजोगैमी है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल फिशंस होंगी, एसेक्सुअल स्टेज होगी, ठीक है। एसेक्सुअल स्टेज होगी, उसके बाद जो मीरोजॉइट्स हैं उसमें गेमिटोगैमी होगी, यानी कि सेक्सुअल स्टेज उसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें माइक्रोगेमिटोसाइट होता है और एक मैक्रोगेमिटोसाइट होता है, ये दोनों फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट बन जाता है, ठीक है। अब जो जाइगोट है वो कैप्सूल के अंदर इनक्लोज होता है और इसको हम अब कहेंगे ये सिस्ट है, ठीक है। अब जो जाइगोट है उसमें मियोसिस स्टार्ट होगी और मियोसिस के रिजल्ट में इसमें मियोसिस होने के बाद इसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी और इसको हम कहेंगे ये स्पोरोगैमी है। और ये स्पोरोजॉइट्स बनाएगा उस साइड के अंदर जो कि रॉड लाइक होते हैं, और ये नए होस्ट को इंजेस्ट कर लेता है स्पोरोजॉइट, और फिर अगले होस्ट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्पोरोसाइट हैं वो मॉस्किटो को बाइट करते हैं इनडायरेक्टली और स्प्रेड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम एक एपिकम्प्लेक्सन है और जो कि डिजीज कॉज करता है मलेरिया, स्पोरोजोन्स जो कि मलेरिया कॉज करता है, उसको हम देखें तो एक्चुअली जो मलेरिया है इसको कॉज करती है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, एंड ट्रांसमिशन इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करती है और इसको स्प्रेड कौन कर रहा है, मॉस्किटो स्प्रेड कर रही है और प्लाज्मोडियम इसको कॉज। तो इसमें होता क्या है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया कॉज करता है और ट्रांसमिट इसको एक हेल्दी पर्सन से दूसरे पर्सन में मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करती है। प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हैं, एक है ह्यूमन और दूसरी है मॉस्किटो। इसमें जो शिजोगैमी है वो लीवर और आरबीसीज में होती है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लीवर और आरबीसीज में इसकी शिजोगैमी होती है, ठीक है। और जो गेमिटोगैमी है वो भी आरबीसीज में ही होती है। अब एक और मॉस्किटो जो है वो ब्लड को सक करती है और गेमिटोगैमी को ब्लड से लेती है और फिर एक हेल्दी पर्सन में जाती है। अब उस मॉस्किटो में ही जाइगोट बनेगा और उस साइट में चेंज हो जाएगा और स्पोरोगैमी जो है वो स्पोरोसाइट्स बनाएगी। अब ये जो स्पोरोसाइट्स हैं ये एक नए होस्ट को अफेक्ट करेंगे और दूसरे होस्ट में चले जाएंगे, और इस तरीके से इसका जो साइकिल है वो चलता ही रहता है। उसके बाद है कि जो फाइलम माइक्रोस्पोरा है, ये ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। ओब्लिगेटरी मतलब ये होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, इंट्रासेलुलर हैं ये। और इसके अंदर नोसीमा पोम्बिकस पैरासाइट जो कि पिब्राइन डिजीज कॉज करता है, और एन एपिस स्पीशी आती है जो कि ह्यूमंस के अंदर डाइसेंट्री कॉज करती है। उसके बाद है कि असीटोस्पोरा। असीटोस्पोरा जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट है और ये भी ओब्लिगेटरी है, ठीक है। और ये पैरासाइट किसका है, ये मुलस का पैरासाइट है, ठीक है। अब इसमें जो मेंबर है वो हैप्लोस्पोरिडियम है। उसके बाद है फाइलम मैक्सोजोआ। जो मैक्सोजोआ है ये फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों इन्वायरमेंट में होते हैं और ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट है, और ये फिश का पैरासाइट है, यानी कि फिश में ये ज्यादातर डिजीजेस कॉज करता है। उसके बाद है फाइलम सीलियोफोरा। सीलियोफोरा मतलब ये कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों इन्वायरमेंट में होते हैं, कुछ इसके सिम्बायोटिक होते हैं और इनकी बॉडी के बाहर क्या होता है, पेलिकल प्रेजेंट होती है, जो कि हमने बाहर पहले भी देखी। ये सीलिया होती हैं इसलिए हम इसको सीलियोफोरा कह रहे हैं, मतलब ये कि सीलिया बेरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको हम पेलिकल कहते हैं। और इसी तरह से इसमें माइक्रोन्यूक्लियस होता है, मैक्रोन्यूक्लियस होता है, इसमें कंट्रिक्टाइल वैक्यूल होता है, इसमें गुलट होता है जिसके जरिए फूड को लेके जाता है, इसमें ऑटोफेजी होती है, साइटोफेजी होती है जिसके जरिए वेस्ट को बाहर निकाल देता है ये, ठीक है। तो इसकी जो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जो पैरामीशियम है इसके पास ओरल ग्रूव होता है एक साइड पे, जिसको हम साइटोफेरेंक्स भी कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये ग्रूव है और इसको हम साइटोफेरेंक्स कहेंगे या फिर गुलेट कहेंगे।
अब इसमें कुछ मेंबर्स जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और जो कि प्रे पे फीड कर रहे होते हैं। जब वो प्रे इसके पास आता है, मतलब प्रे इसको खाने के लिए आता है, जबकि ये उसको पैरालाइज करता है और उसको खत्म कर देता है। इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के जरिए होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कॉन्जुगेशन के जरिए होती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर हम फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन की बात करें तो प्रोटोजोआ जो हैं ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए थे। इनकी एज 1.5 बिलियन ईयर्स है। ठीक है। और इसकी 30,000 नॉन फोसल्स प्रेजेंट हैं प्रोटोजोन्स के। ये फोसल्स यूजलेस हैं एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ प्रोटोजोन्स के ग्रुप हैं वो उसके जरिए हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं, और वो है फोरामेनिफेरंस और रेडियोलेरियंस। ये वेल इस्टेब्लिश्ड फोसल इसके हमें मिले हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। दूसरा, जब हमने राइबोसोमल आरएनए की स्टडी की तो हमने साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं इसमें, क्योंकि 7 to 45 फाइलम आते हैं, तो ये तमाम जो हैं ये पॉलीफाइलेटिक लीनियज से बिलोंग करते हैं। यानी कि तमाम के जो इनमें सिमिलैरिटी तो है, लेकिन ये सिमिलैरिटी ये शो मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि सिमिलैरिटी होने का मतलब है कि इनका इंसेस्टर सेम है। इंसेस्टर डिफरेंट है लेकिन उसमें सिमिलैरिटी है, यानी कि जो हमने पीछे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स का, तो इसमें भी एनालोगस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसमें इंसेस्टर डिफरेंट है लेकिन अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं और वही करेक्टर्स को आगे लेके चलते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा।